दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे पेंशन स्कीम का। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग में पेमेंट और उसके बाद पेंशन स्कीम की आज बात होगी कि 8वें वेतन आयोग में आपका वेतन क्या होगा, उसके बाद पेंशनरों को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। इन सारे मुद्दे को आज हम लेकर के आए हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को सिर्फ वेतन से जोड़कर आप मत देखिए। ये 8वां वेतन आयोग जो है ना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है वैसे लोगों के लिए कि ये 8वें वेतन आयोग जो है ना, वो आपको ऐसे मान के चलिए कि अभी बिहार में अगर 6 लाख शिक्षक हैं, 6 लाख अगर बिहार में शिक्षक हैं तो 4 लाख शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। ये लास्ट है उनका। 6 लाख शिक्षक हैं अगर एट ए टाइम बिहार में, तो 4 लाख नहीं तो 3.5 लाख तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने फिर किसी वेतन आयोग से उनकी मुलाकात एज ए सर्विस आवर में नहीं होगा। फिर बात करते हैं, क्योंकि अब जितने भी हैं वो तो सब एनपीएस से आच्छादित हैं, तो एनपीएस में आच्छादित हैं, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके बाद बात होगा फिर कि ये 8वें वेतन आयोग तय करेगा उन लोगों का जो रिटायर होंगे, जैसे 2 साल 3 साल में बहुत सारे पुराने शिक्षक हैं जो रिटायर होंगे, उनके पेंशन पर ये क्या असर डालेगा, इस पर बात करेंगे ये भी कि पेंशन जो है वो 50% से हटा करके 67% करने का है कि यानी कि जो वेतन लास्ट मिलता है उसका क्या होता है, पेंशन में 50% पैसा मिलता है, तो वो नहीं होगा। अब होगा कि 50 नहीं 67% होना चाहिए। तो चलिए आज ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सर्विस में हैं या सर्विस में नहीं है या सर्विस से 1 साल 1.5 साल 2 साल या साल भर के अंदर रिटायर होने वाले हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो सर्विस में है। फिटमेंट फैक्टर का भी तो सब ज़्यादा काम तो उन्हीं में करेगा, उन्हीं का भविष्य आगे जाएगा। तो चलिए, क्यों है 8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण, क्यों है? भारत में जो है हर 10 साल पर लोग कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के एक समीक्षा होती है, और जो है अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जो था वो 2016 में लागू हुआ था, और दिसंबर 2025 में ये समाप्त हो गया। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का पीरियड शुरू हो गया है। अब देखिए 8वें वेतन आयोग में क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 था। 8वें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर होगा कोई नहीं बता रहा, सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, जिसको जान लीजिएगा आप कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो होगा 2.83 है। आप नोट कर लीजिएगा कहीं, समझ गए? जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है 2.83 होगा। और ये मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ यूट्यूब पर जो मैं क्लियर फिटमेंट फैक्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग जो हैं वो आज ये बताते हैं, कल वो बताते हैं, और उसमें से 10-15 तो ऐसे भी चैनल वाले हैं जो मेरे ही वीडियो को ले करके क्लिप बना करके फिर वो डालते हैं, सेम एकदम है हू बहू। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी काम, वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी काम वही है जो हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं उन तमाम भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो भी अपना जो समय दे रहे हैं वो अपने लिए नहीं औरों के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो वो भी कहीं बैठ करके ताश खेलते समय गुजारते, लेकिन वो भी आपके लिए ही काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनकी आलोचना मैं नहीं करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। डीए में भी बदलाव होगा दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेंशन 50% से 67% होगी? सबसे बड़ा चर्चा पेंशनरों की व्यवस्थाओं को लेकर के है कि पेंशन जो है 50% से 67% करिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि पेंशन की गणना अंतिम वेतन या पिछले के 10 महीने के औसत वेतन में से जो अधिक है उसी के आधार पर किया जाए। समझ गए? इसमें कुछ टाइम भी बांधा है, एज के हिसाब से इसमें कुछ बांधा भी है, थोड़ा इसको भी देख लेना तो ज़्यादा बेहतर है। 65% वाले देखिए, याद रखिएगा, जो भी लोग रिटायर कर रहे हैं ना, जो भी लोग रिटायर कर रहे हैं वो लोग समझ लीजिए इस बात को, जो लोग रिटायर कर रहे हैं या रिटायर करने वाले हैं या रिटायर करिएगा साल 2 साल में, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है 65 वर्ष पर 70% पेंशन मिलेगा।
70 वर्ष अगर आपका उम्र हो जाएगा तो 75% पेंशन मिलेगा, जितना वेतन मिलता है उसका। 80%, 65 वर्ष पर 70%, 70 वर्ष जिस समय उम्र आपका हो जाएगा तो पेंशन 75%, जितना पेमेंट था उसका 75%। 75 वर्ष पर आपको 80% पेमेंट का 80% पेंशन मिलेगा। 80 वर्ष का 85% पेंशन, 85 वर्ष का 90% पेंशन। 90 वर्ष पर जब हो जाइएगा तो दवा वगैरह में ज़्यादा खर्च है, तो जितना आपको पेमेंट मिलता था उतना पेंशन आपको मिलेगा। अब सवाल ये है कि यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो वरिष्ठतम जो पेंशनर हैं उनको बड़ा राहत मिलेगा। अब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस एक में बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें देखिए, ओपीएस क्या है? यह योजना जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के साथ एक निश्चित पेंशन मिलती है, इस पर जो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए इसे सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, जो कि आजकल ये देखने को अब बहुत ही कम मिलता है, नहीं के बराबर। जो पहले से जो नियुक्त हैं उन्हीं को सिर्फ आजकल मिलता है एनपीएस। इसमें योगदान आधारित होता है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं है दोस्तों। बहुत इसमें ये कह लीजिए ना कि सरकारी कर्मचारियों का इसमें शोषण होता है और इसमें दोहन होता है। एनपीएस कोई भी खुश नहीं है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों इसमें योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है कि बाजार में क्या स्थिति है। अब इसी दोनों के बीच में ओपीएस और एनपीएस के बीच में एक तोड़ के निकाला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूपीएस। तो देखिए, ओपीएस और एनपीएस के बीच संतुलन मॉडल है इसमें योगदान में न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रावधान शामिल किया गया है कि नहीं, बाजार कम हो या बेसी हो, इतना पैसा आपको मिलेगा। जैसे 7,000 मिलेगा, ही नहीं कि एक बार 6,000 मिलेगा तो एक बार 3500 मिलेगा, नहीं। ऐसा हो जाएगा कि 7,000 पेंशन मिलेगा तो 7,000 पेंशन मिलेगा आपको। क्या कर्मचारियों को विकल्प चुनने का मौका मिलेगा? अगर ऐसा हो जाता है कि कर्मचारियों को ओपीएस में रहिएगा, एनपीएस में रहेगा या यूपीएस में रहिएगा, तो कर्मचारियों के लिए तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार जो है ये विकल्प देगी, और विकल्प अगर देगी तो एनपीएस वाले यूपीएस का चुनेंगे, डायरेक्ट ओपीएस चुन करके नहीं से सुरक्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था पेंशन के लेकर के। अब बात करते हैं पेमेंट को लेकर के। जो शिक्षक का पेमेंट मान के चलिए कि अभी 18,000 रुपया है, एक उदाहरण हम देते हैं, समझ गए, तो उनका पेमेंट में अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा। लेकिन अभी मूल वेतन 25,000 से नीचे किसी भी शिक्षक का नहीं है। या यूँ ऐसे कह लीजिए कि अगर आपका 25 से 32,000 रुपया तक का है, तो एक एवरेज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 72 से लेकर के 90,000 तक प्लस तक आपका पेमेंट होगा। जैसे ऐसे देख लीजिए, 25,000 अगर है तो आपको 67 से 70,000 आपका सैलरी बनेगा, समझ गए। अगर 30,000 है तो आपको 80 के आसपास, अगर 32,000 है ना तो आपको मान के चलिए कि 90 के आसपास एक आध 2,000 आगे या पीछे रहेगा आपका पेमेंट। तो इतना ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। और पेमेंट फैक्टर जो 8वें वेतन आयोग में होगा वो होगा 2.83। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जल्द लागू हो और शिक्षकों को उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। हालांकि ये इतना आप तय मानिए कि सिफारिश चाहे जब भी लागू हो, 1 जनवरी 2026 से ही आपको वित्तीय लाभ जो है ना वो मिलेगा। इसमें आपको वित्तीय लॉस नहीं होगा। सिफारिश चाहे जब भी लागू हो, 1 जनवरी 2026 से आपको वित्तीय लाभ मिलेगा। हाँ, वो शिक्षक जो सोच रहे हैं कि हम 27 में जब लागू होगा तो हमको 6 महीना या साल भर में हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो भी आपको फ़ायदा होगा। वो राशि जो है वो आपको जोड़ करके मिलेगी ही मिलेगी, जो इधर का होगा एरियर के तौर पर आपको मिल जाएगी। सरकार के पास पैसा नहीं रहती है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी कर लीजिए ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होते रहेगी। फिर हमें कहाँ ढूंढिएगा। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।